हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट की परीक्षा के अंदर हमें पेपर 1 में लैंग्वेज 1 के अंदर इंग्लिश पेडागोजी पूछी गई थी। ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माई चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सीटेट की परीक्षा पे अगर हम गौर करें तो सीटेट की ये जो परीक्षा है ये दो अलग अलग स्तर में पूछी जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। और पेपर 1 और पेपर 2 में हमें दो अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे फिल करने होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही हमसे इंग्लिश पूछी जाती है। आज की ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोगों की सीटेट पेपर 1 में लैंग्वेज 1 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। यानी कि इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ 3 और सीरीज यहाँ पे शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 में लैंग्वेज 2 के अंदर इंग्लिश पेडागोजी जो पूछी गई थी इसकी एक सेपरेट सीरीज लेकर आऊंगी और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 के अंदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की भी सेपरेट सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को 4 अलग अलग वीडियो मिलेंगी जिसके अंदर इंग्लिश पेडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट। जो बहुभाषी कक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द टीचर, यानी कि टीचर हमें जिस भाषा में इंस्ट्रक्शन दे हमें उस लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, या फिर इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि बच्चे को खुद की भाषा में इंटरेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों को मिक्स कर देना चाहिए जो कि एक से ज़्यादा भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो हमें कोठारी कमीशन के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दिया गया था, हमें उसे ध्यान में रखते हुए 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फेमिलियर, यानी कि ऐसी भाषा में हमें इंटरेक्ट करना चाहिए जिसमें टीचर यहाँ पे फेमिलियर हो, टीचर आसानी से उस भाषा को इस्तेमाल कर सके। तो देखिए जो बहुभाषी कक्षा होती है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होती है, उसमें लर्नर को खुद की भाषा में इंटरेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों को मिक्स कर देने चाहिए जो कि दूसरी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है फाइंड आउट द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट टू व्यू प्लानिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चों की जो डिफिकल्टीज है, बच्चों की जो डिफिकल्ट एरिया है वो पता चल सके और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे प्लान किया जा सके, या फिर एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ द लर्नर फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए बच्चों की सुटेबिलिटी को चेक किया जा सके, या फिर टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द लर्नर फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब, यानी कि बच्चों की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, बच्चा किसी लैंग्वेज में कितना प्रोफिशिएंट है, किसी भाषा को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, इस चीज़ को चेक किया जा सके ताकि बच्चों को जॉब मिल सके, या फिर जज द स्टूडेंट कैपेबिलिटी, यानी कि बच्चा कितना केपेबल है इस चीज़ को जज करने के लिए। तो देखिए ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की जो डिफ़िकल्टी एरिया है ये पता लग सके और साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण को यहाँ पे प्लान किया जा सके। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इंपॉर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है जिसमें हम मेनली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करता है। पहला ऑप्शन है स्पीच एंड रीडिंग, अगला है रीडिंग ओनली, नेक्स्ट है राइटिंग ओनली, या फिर रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसमें मेनली रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा पैडागॉजी में वो ऑप्शन कभी भी नहीं होते जिनके साथ हमें ओनली यहाँ पे लिमिट करके दिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रीडिंग एंड राइटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। इनमें से कौन सा मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो देखिए नॉट वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करना। अगला है यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को बच्चों के यूज करना, या फिर रीडिंग द टेक्स्ट एंड नरेटिंग देम विद पीयर।
यानी कि पहले उस टेक्स्ट को अच्छी तरीके से रीड करना और उसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसे अपने दोस्तों के साथ नरेट करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेट इट। यानी कि जो भी आप रीड कर रहे हो उसे लाउडली रीड करो, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करते चले जाओ। तो देखिए मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंदर इनमें से क्या नहीं आता। देखिए इंटरेक्ट करना एक अच्छा पॉइंट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें नॉट वाले ऑप्शन को फोकस करना है। प्रीवियस नॉलेज को हमें यूज़ करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे नरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें आ रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कि जस्ट हम उसे रीड कर रहे हैं और उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी का मेन पर्पस नहीं माना जाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल, यहाँ पे पूछ रखा है डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट क्लोजली or intensely for the purpose of extracting specific information from the टेक्स्ट। यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्किल रीडिंग का माना जाएगा जिसमें हम किसी टेक्स्ट को क्लोजली रीड करते हैं और इंटेंसली रीड करते हैं, ताकि हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर में से मिल सके। तो इसके लिए यहाँ पे लोकल कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है, जिसमें हम पूरी तरीके से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है थर्ड ऑप्शन। बाकी ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से नहीं किया जाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड अ सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। यानी कि यहाँ पे हमें राइटिंग की एक ऐसी टाइप पूछी गई है जिसमें टीचर क्या कर रही है, एक सिचुएशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और बच्चों को हेल्प कर रही है ताकि वो बच्चे उसे प्रिपेयर कर सके। द टीचर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड फीडबैक, यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली बच्चों को फीडबैक दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है और साथ ही साथ डायरेक्शन दे रही है और उन्हें एक्सपैंड करने में मदद कर रही है उनके आइडियाज़ को। तो यहाँ पे किस टाइप की राइटिंग यहाँ पे चल रही है हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गाइडेड राइटिंग, अगला है फ्री राइटिंग, अगला है कंट्रोल राइटिंग या फिर एडवांस राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियर हो जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड से कि क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, फीडबैक दे रही है और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, डायरेक्शन भी दे रही है और बच्चों को अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करने में मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं टीचर हमें यहाँ पे गाइड कर रही है ताकि हम एक क्रिएटिव राइटिंग लिख सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गाइडेड राइटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है द टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। टीचर यहाँ पे क्लास 5 के स्टूडेंट को बोल रही है कि इस टेक्स्ट को अच्छी तरीके से रीड करें एंड देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद टीचर क्या कर रही है, उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में से वहाँ पे आंसर पूछने वाली है। इन दिस प्रोसेस द टीचर इज एनकरेजिंग द स्टूडेंट फॉर, यहाँ पे टीचर बच्चों को किस चीज़ के लिए एनकरेज कर रही है। पहला ऑप्शन है स्कैनिंग, अगला है स्कीमिंग, अगला है इंटेंसिव रीडिंग, अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देखिए ये सारे रीडिंग के टाइप माने जाते हैं। यहाँ पे टीचर क्या बोल रही है कि टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद टीचर इस टेक्स्ट के रेफरेंस में बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली है। तो देखिए इससे क्या होगा, बच्चों को उस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड करना होगा ताकि डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चा यहाँ पे निकाल पाए, ताकि जब टीचर उनसे क्वेश्चन पूछे तो वो अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो बच्चे को यहाँ पे किस तरीके की रीडिंग करनी चाहिए, बच्चे को यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग करनी चाहिए उस टेक्स्ट की। इस तरीके से बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे पूछ रखा है ये जो टर्म है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट ये किससे एसोसिएटेड है। ये यहाँ पे स्टेफन क्रेशन से एसोसिएटेड है। इन्होंने हमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर 5 अलग अलग हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक हाइपोथेसिस यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का बैठता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रीडिंग का सब स्किल नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिडिक्टिंग, अगला है कनेक्टिंग, अगला है सिंथेसाइजिंग और लास्ट है ट्रांसक्रिप्टिंग। तो देखिए हम जब किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हम आगे की स्टोरी प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्टिंग तो हो नहीं सकता।
क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो कि नॉट द सब स्किल, यानी कि रीडिंग का जो सब स्किल नहीं है हमें उसको टिक करना है। तो प्रिडिक्टिंग तो रीडिंग का सब स्किल माना जाता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिंग की बात करें तो देखिए कनेक्ट हम करते हैं, अपनी स्टोरी को लिंक करते हैं, तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा हम सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि जो भी हमने रीड किया उसको हम इकट्ठा करने का काम करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि रीडिंग का इनमें से सब स्किल कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्टिंग, जो कि राइटिंग का सब स्किल माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल इन लर्नर। इनमें से कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा अगर हमें स्पीकिंग स्किल को बच्चों में इन्हांस करना है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है लिसनिंग पेशेंसली टू चिल्ड्रंस टॉक, यानी कि जो बच्चे बातचीत करें उन्हें हमें पेशेंसली सुनना चाहिए। देखिए इससे बच्चों की स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ देखें तो हमें बोल रखा है कि हमें बच्चों को अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। ये एक बढ़िया तरीका माना जाएगा बच्चों में स्पीकिंग स्किल को इन्हांस करने का, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है बच्चों से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन से बच्चा ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, बच्चा यहाँ पे सटीक आंसर देगा, तो देखिए ये ऑप्शन होना चाहिए। पर चलिए लास्ट ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक। अगर किसी टॉपिक में हम डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो बच्चा डिस्कस करेगा और उसमें बच्चे की स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, जिसमें हमें बच्चों को हम जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल होती है वो लिमिटेड रह जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज इन लर्नर एज। यहाँ पे पूछ रखा है प्राथमिक स्तर पर जो लिटरेचर पढ़ाई जाती है वो लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप करने में बच्चों में मदद करती है। पहला ऑप्शन है इससे बच्चा वर्कशीट को कंप्लीट कर पाता है, तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है ये एक ऑथेंटिक मटेरियल माना जाता है जो कि काफ़ी सारे एरिया को कवर करता है, तो देखिए इस ऑप्शन को होल्ड में रखते हैं। अगला है यहाँ पे टीचर के अंदर क्रिएटिव क्रिटिकल एबिलिटी आती है, तो देखिए टीचर की बात की गई है ना कि लर्नर की, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग करनी है। अगला ऑप्शन है ये एक अच्छा तरीका माना जाएगा जिसकी मदद से हम बच्चों में वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए ओनली शब्द यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की बात की गई है, इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो प्राथमिक स्तर पे जो हम लिटरेचर पढ़ाते हैं वो लैंग्वेज को इस तरीके से मदद करता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें बहुत सारे एरिया कवर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है एक टीचर ने यहाँ पे वर्कशीट तैयार की जिसमें हर सातवें शब्द को यानी कि सेवेंथ वर्ड को यहाँ पे मिसिंग कर दिया और बच्चों को कहा कि इसे बढ़िया तरीके से आप रीड करिए और इस टेक्स्ट को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जो इस बॉक्स में फिल किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से मिसिंग वर्ड बच्चों को दे दिए उस टेक्स्ट के अंदर। तो ये जो वर्कशीट है ये किस तरीके की वर्कशीट मानी जाएगी। पहला ऑप्शन है स्पीकिंग टास्क, मतलब बच्चों के इसमें स्पीकिंग टास्क दिया जाएगा, या फिर राइटिंग टास्क, या फिर क्लोज टेस्ट है ये, या फिर ओपन टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग वर्ड दे दिए गए। मिसिंग वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसिंग वर्ड जब हम कभी भी बच्चे को देते हैं तो इसे हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स, जो भाषा होती है वो एक तरीके से आर्बिट्री होती है, इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसे हम जजमेंट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। यहाँ पे बोल रखा है जो कि एक वैलिड रीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है ना कि किसी चांस के लिए।
या फिर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यानी कि किसी भाषा के शब्द और उसके मीनिंग यानी कि अर्थ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है देयर इज नो कोहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यानी कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किसी भाषा में उसके मीनिंग यानी कि अर्थ से कोई ऐसा कोहेरेंट रिलेशन नहीं होता। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी ऐसे शब्द की जो कि हमारा किसी लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ अलग अलग देखे जाते हैं, यानी कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो ये करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लैंग्वेज जो है आर्बिट्री है, यानी कि लैंग्वेज यहाँ पे डायनेमिक मानी जाती है, ये फिक्स नहीं मानी जाती। भाषा के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ड का यूज किया जाता है, उसके मीनिंग के साथ कोई भी कोहेरेंट रिलेशन नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा चौथा ऑप्शन, बाकी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इनकरेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक। यहाँ पे टीचर ऑब्जर्व कर रही है प्रवीण एक लड़की है जो कि एक पैराग्राफ को अपने शब्दों में नहीं लिख पा रही ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद भी। However, she was able to write it under adult or their guidance। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, ये जो गाइडेंस अडल्ट के द्वारा दी जा रही है ये किस तरीके की गाइडेंस है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रवीण एक लड़की है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद भी एक पैराग्राफ को नहीं लिख पा रही, पर टीचर यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि वो पैराग्राफ को तब लिख पाती है जब उसे कोई अडल्ट यहाँ पे गाइड करता है। तो ये जो गाइडेंस है ये किस तरीके की है, इसे हम पांड यानी कि स्कैप फोल्डिंग के नाम से जानते हैं, जो कि हमें ली वाइगॉट्स्की ने ये टर्म हमें इंट्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये जो गाइडेंस हमें दी जा रही है इस बच्ची को, ये है स्कैफोल्डिंग। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द पर्पस ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। यहाँ पे बोल रखा है जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेस दी जाती है, टेक्सुअल एक्सरसाइजेस जो होती हैं, उसका इनमें से क्या पर्पस नहीं होता। नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बच्चा क्रिएटिव तरीके से क्रिएटिव लर्निंग को डेवलप कर पाए, तो देखिए यहाँ पे नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना है। इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्रिएटिविटी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगला है हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है यानी कि अवसर देना है, तो देखिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोराइज यानी कि रट्टा मारने की बात की गई है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन ही होगा। एक बार लास्ट ऑप्शन को जरा देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर दो उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, ये भी एक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट में माना जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का कौन सा पर्पस नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बच्चा क्वेश्चन आंसर याद करे, हमारा ये पर्पस नहीं होता। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग दी स्टूडेंट, यानी कि कौन सा ऐसा क्लासरूम प्रैक्टिस है जो कि टीचर को यहाँ पे मदद करेगा बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने में। पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि बच्चा कोरस तरीके से यानी कि सब साथ में मिलके पोएम की रेसिटेशन करे और उन्हें रटे। तो देखिए यहाँ पे लर्न करने की बात की गई है, जबकि हमें यहाँ पे बच्चे के ओरल लैंग्वेज को डेवलप करना है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन है कि बच्चा यहाँ पे रोल प्ले में पार्टिसिपेट करे और अपने फेवरेट सीन को यहाँ पे दोहराए। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं करेक्ट बैठ रहा है, पर चलिए अगले ऑप्शन को भी देखते हैं। अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करे और साथ ही साथ जो अनफेमिलियर या फिर नए शब्द हैं उनको सीखे। ये पॉइंट को भी जरा होल्ड करते हैं। अगला यहाँ पे है टीचर के साथ यहाँ पे कोरस तरीके से चीजें रीड करें। तो देखिए पहला और लास्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अगर हमें ओरल स्किल को बच्चे को डेवलप करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना है, बच्चों को अवसर देना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोलें कि आप रोल प्ले में पार्टिसिपेट करो, इससे बच्चा दूसरों की बात सुनेगा भी और साथ ही साथ बच्चे की स्पीकिंग स्किल भी यहाँ पे जनरेट होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग कुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ड ऑन। जो लैंग्वेज लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली किस पे बेस्ड होती है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को फटाफट आप ऑब्जर्व कर लो और रिकॉर्ड बना लो उनकी राइटिंग डेवलपमेंट में। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा।
अगले ऑप्शन में बात की जा रही है कि बच्चे की स्पेलिंग एरर को आप करेक्ट करें और उसके बाद ये ध्यान रखें कि बच्चा दोबारा इन्हें रिपीट ना करे। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एरर की सिर्फ बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अगला है कि हम लोगों को फटाफट कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन हमारा मेन एम नहीं होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कि हमें ग्रुप डिस्कशन कराने हैं, बच्चों की पेयर इंटरेक्शन कराने हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को सीख पाए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर हमारा जो मेन एम होता है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी कि बच्चा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक उस भाषा को नहीं सीखेगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। क्वेश्चन है, एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। यानी कि एज अ लैंग्वेज टीचर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से क्या होगा अगर आप ग्रामर की टीचिंग यानी कि व्याकरण शिक्षण अपनी कक्षा में कराना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि आप ग्रामर के रूल को अवॉइड कर दें। देखिए अवॉइड करना यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है हम लोगों को फंक्शनल अप्रोच यानी कि भाषा के या फिर आप कह लीजिए ग्रामर के फंक्शन को बच्चे को सिखाना है, उसके यूज को सिखाना है। ये ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। अगला ऑप्शन है हम लोगों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि बच्चों को चीज़ों को ट्रांसलेट करते चले जाना है। इस विधि के अनुसार बच्चों को ग्रामर का शिक्षण कराना है, ग्रामर की टीचिंग करानी है। या फिर हम लोगों को बच्चों को ग्रामर के रूल को मेमोराइज करना है। तो देखिए रट्टा नहीं मरवाना, इसके अलावा ग्रामर के रूल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। पहला और चौथा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम दूसरे और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रामर की टीचिंग के टाइम में बच्चों को ग्रामर का फंक्शनल अप्रोच सिखाना चाहिए, यानी कि उसे हम कहाँ पे अप्लाई कर सके बच्चों को ये आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन। हम लोगों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बीच बीच में इस्तेमाल करना है, बट ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएं। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें करेक्ट दे रखा है। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक इकलौता फाइनल चीज मानी जानी चाहिए टीचर के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। फाइनल चीज कुछ भी नहीं होती, आपके पास मल्टीपल रिसोर्स माने जाते हैं, अलग अलग रिसोर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कि टेक्स्ट बुक हमें ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में, जो कि हमारे करिकुलम में हमें दिए गए हैं। अगला है टेक्स्ट बुक इकलौता सोर्स माना जाता है जो कि हम रीड कर सकते हैं। तो देखिए ओनली की वजह से यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन है इट इज अ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर दिस सेशन। यानी कि ये एक तरीके से प्लानिंग है जो कि हमें एजुकेशनल एक्टिविटी को प्लान करने में मदद करता है पूरे सेशन में। अगर हम ये देखें कि टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट दे रखा है कि ये एक तरीके से ऐसा रिसोर्स माना जाएगा जो कि हमें करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है इसका पर्पस क्या है लैंग्वेज लर्निंग में। पहला है फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको हम फिल कर सकें। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, यानी कि जो ऐसे लिए जाते हैं एंड टर्म असेसमेंट लिए जाते हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाने में मदद करता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है नो द गैप इन लर्नर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो गैप आ रहा है उसको पता करने में हमें मदद करता है। अगला है गिव फीडबैक टू पेरेंट्स इन दी पीटीएम, यानी कि पीटीएम में पेरेंट्स को फीडबैक देने में मदद करता है। तो देखिए ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये एक तरीके से हमें मदद करता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पे गैप रह गया है इस चीज को हम पता कर सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज इज। ये जो हम सीसीई कंडक्ट करते हैं इसका क्या पर्पस माना जाता है लैंग्वेज के अंदर। पहला है इट असेस देयर लर्निंग गैप, यानी कि बच्चों की जो लर्निंग में गैप है इसको हमें असेस करने में मदद करता है। या फिर इट गिव रेगुलर टेस्ट, यानी कि सीसीई के अंदर हम रेगुलर टेस्ट ले सकते हैं। या फिर इट असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव बाय द
चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों ने किस लेवल की कॉम्पिटेंसी को अचीव किया है इसको हमें मदद करता है पता करने में। या फिर टू असेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि बच्चा पाठ्य पुस्तक को कितने अच्छी तरीके से समझ पाया है, इस चीज़ को हमें पता करने में मदद करता है। तो देखिए ये जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेते हैं ऐसा नहीं है, और साथ ही साथ हम बच्चों को टेक्स्ट बुक से सीमित नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो देखिए ये जो सीसीए है इसका मेन पर्पस ये है कि बच्चों ने कितना कॉम्पिटेंसी अचीव किया है इसको पता करना, ताकि हम उस तरीके से बच्चों की लर्निंग गैप को पूरा कर सकें। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉइंट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये जस्टिफाई होता है। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन से एक्ट के अंदर इंग्लिश को एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया? ये एक्ट था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो कि आर्टिकल 343 के अंदर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये कोठारी कमीशन के अंदर बताया गया था कि हमें 3 लैंग्वेज यूज करने हैं, 3 लैंग्वेज बच्चों को टीच करने हैं। इसके अलावा जो एनसीएफ है इसके अंदर हमें गाइडलाइंस दी गई है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर इज अप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड। क्वेश्चन है कि एक टीचर यहाँ पे बच्चे को अप्रिशिएट कर रही है कि बच्चा ओवरऑल लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है, जबकि बच्चा कुछ वर्ड को यहाँ पे मिस स्पेल करता है, यानी कि कुछ शब्दों को यहाँ पे गलत बोल रहा है। इसके बाद भी टीचर यहाँ पे बच्चे को अप्रिशिएट कर रही है, तो टीचर यहाँ पे किस तरीके की अप्रोच से बच्चे को लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश कर रही है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कम्युनिकेटिव, अगला है कंस्ट्रक्टिविस्ट, अगला है फुल लैंग्वेज, या फिर अगला है स्ट्रक्चरल। तो देखिए यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज को यूज कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर क्या कोशिश कर रही है कि बच्चा यहाँ पे मिसस्पेल करे तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ बाद में ठीक कर दी जा सकती है, पर बच्चे में यहाँ पे कॉन्फिडेंस आए कि बच्चा यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल कर सके, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाह रही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ इम्पेथस ऑन हैबिट फॉर्मेशन? कौन सा एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम हैबिट फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? पहला ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें हम वार्तालाप बच्चे को सिखाते हैं, या फिर अगला है बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हमारा मेन गोल ये होता है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए, बच्चे के व्यवहार में बदलाव आए। अगला है इक्लेक्टिव अप्रोच, जिसमें हम मिक्स मेथड यहाँ पे बच्चे को यूज़ करते हैं किसी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, या फिर अगला है कोग्निटिव, यानी कि संज्ञान की मदद से हम बच्चे को कोई अप्रोच सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हैबिट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चे को हैबिचुअल बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बच्चे को सिखाना है, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू हम लोग बच्चे की सबसे ज़्यादा हैबिट फॉर्मेशन करवाते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी देखें जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है इंटेलिजेंस जो होती है, जो भाषा से रिलेटेड होती है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, वो किस तरीके की इंटेलिजेंस मानी जाती है? तो देखिए आपको सेकेंड ऑप्शन में एक वर्ड मिलेगा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जो शब्द है ये भाषा के लिए यानी कि लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी इंटेलिजेंस जो यहाँ पे भाषा यानी कि लैंग्वेज से संबंधित होती है उसे हम लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बैलेंसिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड। यहाँ पे बोल रखा है अगर हम मदर टंग यानी कि मातृभाषा को एक तरीके से रोक लगा दें कि कक्षा में इसका प्रयोग नहीं होगा, तो ये किस मेथड के अंदर किया जाता है? पहला ऑप्शन है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मेथड वो होता है जिसमें टीचर यहाँ पे बच्चे को वहाँ पर उसकी मदर टंग यूज करती है जहाँ पे बच्चे को समझ में ना आए। तो देखिए इसमें मदर टंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है ग्रामर ट्रांसलेशन, जिसमें हम बच्चे को ट्रांसलेट करते चले जाते हैं उनके मदर टंग में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है नेचुरल, जिसमें हम बच्चे को एक नेचुरल सराउंडिंग देते हैं, एक ऐसा वातावरण देते हैं जिसमें बच्चा वो भाषा सीख पाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम बच्चे को मदर टंग का प्रयोग
करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था एक ऐसा मेथड जिसमें हम मदर टंग को बैन कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि है डायरेक्ट मेथड। इसमें हम टारगेट लैंग्वेज को बच्चे को टीच करते हैं और साथ ही साथ हम ये अश्योर करते हैं कि बच्चा क्लासरूम में टारगेट लैंग्वेज का ही प्रयोग करे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डैश डील विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी कि किसमें हम मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिमेंटिक, यानी कि पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल which is in the area of Punjab since he don't know the local language of that area he should। यहाँ पे बोला गया है एक हिंदी स्पीकिंग टीचर हैं जो कि जिनका पोस्टिंग हो गया है एक ऐसे एरिया में जो पंजाब में लोकेटेड है। क्योंकि उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए वहाँ की कम्युनिटी को ताकि वो हिंदी लर्न कर सके, क्योंकि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। या फिर कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें यहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए डिफ़िकल्ट है वहाँ के लोकल लैंग्वेज की भाषा सीखना। या फिर यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। या फिर उन्हें करना क्या चाहिए कि बच्चे की लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और अपनी टीचिंग शुरू कर देनी चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, अप्लाई फॉर अ ट्रांसफ़र टू हिंदी स्पीकिंग एरिया। उन्हें सीधा वहाँ पे ट्रांसफ़र मांग लेना चाहिए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बच्चे हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या चाहिए एज अ टीचर, यहाँ पे टीचर को बच्चों की भाषा को एज अ रिसोर्स यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी टीचिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वाइल डिजाइनिंग अ वर्किंग एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। अगर टीचर यहाँ पे वर्किंग एक्टिविटी एक लैंग्वेज क्लास के लिए डिज़ाइन कर रही है तो टीचर को सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, टास्क के लिए यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चे को देनी चाहिए। बच्चे को वो सारी वोकैबुलरी वो सारे शब्दावली दे देनी चाहिए जो कि टास्क के लिए ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन है, असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क। बच्चों को यहाँ पे राइटिंग टास्क के लिए एक ऑथेंटिक पीस दे देना चाहिए। तो देखिए वर्किंग एक्टिविटी की बात की गई है तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग टास्क से काम नहीं चलेगा। लास्ट ऑप्शन है, चूज अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग। उन्हें उनके सराउंडिंग से कोई टॉपिक चूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम राइटिंग टास्क या फिर रीडिंग टास्क कर रहे होते तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी करेक्ट होता, बट यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को वर्किंग एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। और वर्किंग एक्टिविटी के लिए करना क्या चाहिए, एक तरीके से बच्चों के सराउंडिंग से ही कोई टॉपिक को यहाँ पे चूज करना चाहिए ताकि बच्चा उससे रिलेट कर पाए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। कुछ बच्चों को उस भाषा का प्रयोग करने का एक्सपोजर नहीं मिलता क्लासरूम के बाहर। सो द टीचर प्रोफिशेंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज एसेंशियल बिकॉज। तो टीचर को यहाँ पे प्रोफिशिएंट होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि पहला ऑप्शन है, टीचर कैन एडिट द एरर इन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचर यहाँ पे बच्चों के जो एरर आएंगे लर्निंग प्रोसेस में उसको एडिट कर सके। या फिर द टीचर मे लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू वर्ड बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। अगला ऑप्शन है, द स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू वर्ड बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन। यानी कि बच्चे पहले उस शब्दों को सुने और उन शब्दों को इस्तेमाल करना सीखे एक्चुअल कम्युनिकेशन से पहले। या फिर द स्टूडेंट कैन इमिटेट प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट और सेंटेंस गिवन बाय द टीचर। यहाँ पे टीचर को बच्चे इमिटेट करें इस बारे में बात की जा रही है। या फिर दैट टीचर गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल। टीचर यहाँ पे बच्चों को ग्रामर ड्रिल के लिए ज़्यादा समय दे। देखिए बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिल रहा कम्युनिकेशन के लिए, तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसे शब्द जो बच्चे नए सीख रहे हैं उन्हें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद एक्चुअली उन्हें कम्युनिकेट कराना सिखाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
ऑफ लर्निंग टू राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनमें से कौन सा सही माना जाएगा, कौन सा तरीका सही माना जाएगा ताकि हम बच्चे को इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखा सकें। यहाँ पे बोल रखा है कि हमें सीधा लोअर केस से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि छोटी वाली ABCD सिखानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि हमें बड़ी ABCD यानी कि अपर केस में ABCD सिखानी चाहिए। या फिर बोल रखा है कि स्टार्ट विथ स्ट्रोक, यानी कि बच्चे को जस्ट फ्री हैंडेड स्ट्रोक बनानी सिखानी चाहिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चे को कुछ सीधी और तिरछी रेखाएं सिखानी चाहिए, उसके बाद उन्हें कर्व वाली चीज़ें सिखानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें या फिर किसी अदर लैंग्वेज की बात करें, हमें बच्चे को पहले लाइन खींचना सिखाना चाहिए और उसके बाद सीधा सीधा उन्हें कर्व की तरफ लेके जाने चाहिए। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें अल्फ़ाबेट सिखाने हैं तो हमें पहले तिरछी लाइन और सीधी लाइन सिखानी है और उसके बाद हमें उन्हें कर्व सिखाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में पॉलिश को पॉलिश शब्द से प्रोनाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका क्या मेन रीज़न यहाँ पे होना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये होगा कि बच्चे को मे बी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अ लैंग्वेज। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर पाए। या फिर लैंग्वेज क्लास इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर लैंग्वेज की क्लासरूम हो। या फिर टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। या फिर लैंग्वेज लैब। तो देखिए, अगर हमें बच्चे को भाषा सिखानी है तो हम लोगों को एक ऐसा वातावरण देना है जहाँ पे बच्चा भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के लिए सत्य है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज स्किल्स शुड बी लर्न एज पर द लैंग्वेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो भाषा कौशल है वो बच्चे के लैंग्वेज लेवल के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। या फिर लैंग्वेज स्किल हिंडर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो भाषा कौशल है वो एक तरीके से रुकावट पैदा करते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन है लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर, यानी कि जो भाषा कौशल है LSRW वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। या फिर लास्ट ऑप्शन बोला गया है कि जो भाषा कौशल है लैंग्वेज स्किल है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, जहाँ पे ये बोला गया है जो लैंग्वेज स्किल है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। यानी कि आपको क्या करना है कि अगर आपको भाषा बच्चे को सिखानी है तो बच्चे को लैंग्वेज स्किल इंटीग्रेटेड मैनर में सिखानी चाहिए ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके उस लैंग्वेज का। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लास अ लैंग्वेज टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में पढ़ाते हुए भाषा के जो शिक्षक होते हैं लैंग्वेज टीचर होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सपोर्ट देम इन लैंग्वेज प्रोसेस कीपिंग इन माइंड द फ्लेक्सिबल करिकुलम, टीचर को यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें अपना जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। आस्क टैलेंटेड स्टूडेंट टू हैंडल देम, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर जो स्पेशली एबल बच्चे हैं उन्हें टैलेंटेड स्टूडेंट को दे देना चाहिए ताकि वो हैंडल करें। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि उन्हें एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाए, ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्लास जो है एक इंक्लूसिव क्लास है, यानी कि समावेशी कक्षा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना करिकुलम फ्लेक्सिबल बनाना है बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को ध्यान में रख के। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन यूजिंग मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल में प्राथमिक स्तर में हम लोगों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मदर टंग को यूज करना लीस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है मदर टंग यील्ड बेटर लर्निंग आउटकम, यानी कि मदर टंग एक बेटर लर्निंग आउटकम देता है। या फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू स्कूल लैंग्वेज कांट बी श्योर, यानी कि हम लोग मदर टंग से स्कूल लैंग्वेज में चीज़ें ट्रांसलेट नहीं कर सकते।
मदर टंग विल फैसिलिटेट बेटर क्लासरूम ट्रांसलेशन, यानी कि मदर टंग से हम बेटर क्लासरूम के अंदर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या फिर मदर टंग एश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, यानी कि बच्चा मदर टंग में अगर यूज़ करेगा अपनी मदर टंग को तो यहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट प्रमोट द यूज ऑफ मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो कि मदर टंग को प्रमोट नहीं करता इंग्लिश टीचिंग के अंदर। पहला ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल मेथड, अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अगला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और लास्ट ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें ये बोला जाता है कि जो टारगेट लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जो टीच करना चाह रहे हैं, हम लोगों को उस लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और इस मेथड के अंदर हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता कि हम क्लासरूम के अंदर मदर टंग का ज़्यादा प्रयोग करें। और बाकी ये जो मेथड है इसके अंदर हम लोग मदर टंग का यूज़ भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू, जो हमारी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होती है यानी कि किसी भाषा में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो किस तरीके की एबिलिटी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है यूज लैंग्वेज इन वेरियस सिचुएशन, यानी कि भाषा का प्रयोग हम अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। या फिर यूज गुड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अच्छी तरीके से हम चीज़ों को प्रोनाउंस कर पाते हैं। या फिर यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, किसी भाषा को हम फ्लुएंटली यूज कर पाते हैं। या फिर यूज ग्रामेटिकल करेक्ट लैंग्वेज, यानी कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज होती है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश होती है, हम इसे यूज कर पाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है वो हमें ये बताता है कि हम किसी भाषा का प्रयोग अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ, जो हमारी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है वो किस तरीके की एबिलिटी हमारी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है राइट कोहेरेंटली, यानी कि बढ़िया तरीके से हम किसी चीज को लिख पाते हैं। या फिर ग्रास्प द साउंड स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भाषा के किसी साउंड के स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं। अगला है स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, यानी कि हम बढ़िया तरीके से बोल पाते हैं और एक्यूरेटली उस चीज को बोलते हैं। या फिर मास्टर द रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल में हमारी मास्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात की गई है और फोन जो वर्ड है ये साउंड से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फोनेम्स आर अ यूनिट ऑफ, फोनेम्स किसका यूनिट माना जाता है। पहला ऑप्शन है साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, अगला है वोवल इन अ लैंग्वेज, अगला है अल्फाबेट इन अ लैंग्वेज, अगला है ग्रामर इन ऑफ अ लैंग्वेज। तो देखिए फोनेम जो होता है ये हमारे साउंड ऑफ अ लैंग्वेज का एक यूनिट माना जाता है। यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसमें वोवल, अल्फाबेट और ग्रामर यानी कि व्याकरण की बात की गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिसनिंग टू स्टोरी फ्रॉम चिल्ड्रन हेल्प इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ, यानी कि अगर बच्चे यहाँ पे स्टोरी को सुनते हैं वो किस तरीके के कौशल को, किस तरीके के स्किल को डेवलप करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड वाइल स्पीकिंग, यानी कि बच्चा किसी डिफिकल्ट वर्ड को बोलते हुए प्रयोग कर सकता है। या फिर आइडेंटिफाइंग द मोरल मैसेज इन दी स्टोरी, यानी कि बच्चा यहाँ पे मोरल मैसेज जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में स्टोरी से मदद लेता है। या फिर इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बच्चा यहाँ पे इमेजिनेशन को समझता है और किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की जो हमारी स्किल होती है इस चीज़ की समझ बच्चे में आती है। या फिर यूजिंग ईडियम्स एंड मेटाफॉर। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर बच्चा किसी स्टोरी को सुनेगा तो यहाँ पे किस तरीके के कौशल डेवलप होंगे। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उससे हमारे अंदर इमेजिनेशन और हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सके किसी और के सामने, क्योंकि हम वहाँ पे किसी को बोलते हुए सुन रहे होते हैं तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन का स्किल भी आता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक है प्राइमरी लेवल की यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए।
पहला ऑप्शन है एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लैंग्वेज। अगला है द स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ अ बुक, यानी कि बुक अच्छी तरीके से बाइंड होनी चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है अट्रैक्टिव कवर पेज एंड इलस्ट्रेशन, यानी कि कवर पेज काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, इलस्ट्रेशन होने चाहिए। या फिर है ग्रामेटिकल फॉर्म उसके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो किस तरीके की होनी चाहिए प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक स्तर में, उसमें टेक्स्ट बुक जो है एज को और बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के होनी चाहिए और साथ ही साथ लैंग्वेज के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, जो उद्देश्य दे रखे हैं वो पूरे हो सके, इस तरीके की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर इज टीचिंग ग्रामर टू द क्लास। यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, ग्रामर यानी कि व्याकरण बच्चे को टीच कर रही है। एक्सप्लेन द रूल एंड डेफिनेशन एंड देन गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, ग्रामर की टीचिंग कर रही है, जिसमें टीचर पहले रूल को बता रही है और डेफिनेशन को बता रही है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो क्या प्रैक्टिस कर रही है ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इमर्जन, अगला है इंसिडेंटल, अगला है इंडक्टिव मेथड, अगला है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं और डिडक्टिव मेथड को हम निगमन विधि के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो डिडक्टिव मेथड है यानी कि निगमन विधि, इसके अंदर हम लोग पहले बच्चे को रूल बताते हैं और उसके बाद बच्चा उदाहरण की तरफ बढ़ता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू से आपका क्या मतलब है। देखिए रिव्यू हम तब करते हैं जब हम फाइनली एक चीज को, किसी भी चीज को हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन है असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे हमें आकलन की बात की गई है। अगला है गेस यानी कि तुक्का मारना, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, या फिर अगला ऑप्शन है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। देखिए यहाँ पे हम मूल्यांकन जरूर कर रहे हैं पर क्रिटिकली कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस चीज को चेक कर चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, रिव्यू करना चाह रहे हैं फाइनली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन जो कि है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। देखिए राइटिंग की ये सभी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि एडवांस राइटिंग, अगला है कंट्रोल राइटिंग, अगला है गाइडेड राइटिंग या फिर फ्री राइटिंग। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लास्ट स्टेज जो होती है वो राइटिंग की क्या होती है। राइटिंग की लास्ट स्टेज वो मानी जाती है जब हम एडवांस तरीके से किसी चीज को लिख पाए, किसी पैरा को अपने वर्ड में एडवांस तरीके से लिख पाए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। और गाइडेड राइटिंग उसको बोलते हैं जब टीचर के गाइडेंस में हम किसी कंटेंट को, किसी पैरा को हम लिख पाते हैं, वो होता है गाइडेड राइटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। जो हम आइकॉनिक मोड यूज करते हैं वो भी लर्निंग में, वो किस तरीके का सिस्टम माना जाता है। पहला ऑप्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, यानी कि जिसमें हम अलग अलग तरीके के ग्राफ पेपर यूज करते हैं, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं, या फिर है सिंबल, या फिर है इमेजेस एंड डायग्राम। तो देखिए ये जो आइकॉनिक मोड मानी जाती है ये 6 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों में आती है, जब हम किसी चीज़ में इमेजिनेशन करते हैं, जब हमारी इमेजेस फॉर्म होती है हमारे माइंड में, और इस तरीके से जब हम लर्निंग करते हैं तो इसे हम यहाँ पे इमेजेस एंड डायग्राम के थ्रू हम किसी चीज़ को सीखते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यू आस्क वॉट हैज माई गवर्नमेंट डन फॉर यू। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें बोल रखा है, एक लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा है कि तुम ये पूछ रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। आई कैन आंसर इन 2 वर्ड अ लॉट, यानी कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं बहुत सारे शब्दों में अपने आंसर दे सकता हूँ, बट वो आंसर दे नहीं रहा है। यहाँ पे द क्वेश्चन पुट अप हेयर इज, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है ये किस तरीके का क्वेश्चन माना जाएगा। पहला है एक्सप्लेनेटरी, देखिए यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो बोल रहा है मैं बहुत सारे आंसर में, बहुत सारे शब्दों में आंसर दे सकता हूँ, बट यहाँ पे वो आंसर दे नहीं रहा। अगला है रिटोरिकल क्वेश्चन, अगला है स्टाइल्ड,
या फिर प्रॉम्प्ट। देखिए यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जस्ट वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है और इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है कि वो आंसर भी नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्रिटिकल तरीके से वो आंसर दे रहा है, जिसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था क्लॉज वर्ड का मीनिंग, और हमसे यहाँ पे क्लॉज वर्ड का मीनिंग ही पूछा गया है। यहाँ पे पहला है असेसिंग, अगला है फिनिशिंग, या फिर है मिसिंग पार्ट, या फिर है क्लोज। तो देखिए उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक टीचर जो है वो एक टेक्स्ट में कुछ वर्ड को वहाँ पे मिस कर रही थी, तो वहाँ पे किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रही थी उसे हमने क्लॉज टेस्ट के नाम से जाना था। ये जो क्लॉज वर्ड है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी मिसिंग पार्ट को बच्चे को फिल करने को देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, Which one of the following method is suggested for teaching at primary level? इनमें से कौन सा मेथड सजेस्ट किया जाएगा टीचर को प्राथमिक स्तर में शिक्षण करने के लिए? पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन, जिसमें टीचर हर कंटेंट को, हर पैरा को ट्रांसलेट करते चली जाएगी, या फिर डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि, जिसके अंदर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, या फिर अगला है टेक्स्ट बुक मेथड यानी कि पाठ्य पुस्तक की मदद से जब टीचर टीचिंग करती है, या फिर इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की गई है, तो प्राइमरी लेवल में सबसे बढ़िया तरीका है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि के मेथड से हमें पढ़ाना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ले इम्फेसिस ऑन। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? ये कम्युनिकेशन यानी कि भाषा के प्रयोग पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। पहला ऑप्शन है राइटिंग, अगला है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, अगला है लैंग्वेज यूज, या फिर है फॉर्म। तो देखिए अभी जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो मेनली फोकस करती है वो लैंग्वेज के, भाषा के प्रयोग पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर अ टीचर शुड टीच। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर टीचर यहाँ पे लैंग्वेज बच्चे को टीच कर रही है तो टीचर को क्या चीज़ टीच करनी चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि टीचर को इंटीग्रेटेड मैनर में चीज़ें टीच करनी चाहिए, या फिर बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की मदद से टीचिंग करनी चाहिए, या फिर थ्रू इमिटेशन यानी कि टीचर कोई शब्द बोले और बच्चा उसे इमिटेट करे, नकल करे, या फिर इन आइसोलेशन यानी कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो देखिए जब भी हम लैंग्वेज की टीचिंग करें और लैंग्वेज स्किल की टीचिंग करें जो कि है LSRW, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे बच्चे को जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो इंटीग्रेटेड मैनर में करानी है। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। जो होम लैंग्वेज होती है, जो बच्चे की मदर टंग होती है, या फिर आप कह लीजिए नेटिव लैंग्वेज होती है, वो नेचुरल वे में कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है, उसे किस तरीके से सीखा जाता है। जो होम लैंग्वेज है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो किस तरीके से हमें टीच करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चा सीखता है। पहला ऑप्शन है बच्चा टॉट करता है यानी कि सीखता है, अगला है प्रॉम्प्ट करता है, या फिर एक्वायर करता है, या फिर लर्न करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चा होम लैंग्वेज है यानी कि नेटिव लैंग्वेज है वो यहाँ पे बच्चा अर्जन करता है, एक्वायर करता है अपने नेचुरल वे में। इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, A teacher asks a student to assess their classmate during a debate competition in the class. This method of assessment is। टीचर यहाँ पे बच्चे को, अपने पेयर को, अपने क्लासमेट को डिबेट कंपटीशन में असेस करने को बोल रही है। ये किस तरीके का असेसमेंट माना जाएगा? पहला ऑप्शन है ग्रुप असेसमेंट, अगला है इंडिविजुअल असेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्लासमेट बात की जा रही है तो यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं हो सकता। अगला है पीयर असेसमेंट जिसमें हम एक दूसरे को असेस करते हैं, या फिर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे हम इसे नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पीयर असेसमेंट, जब हम अपने क्लासमेट को किसी कंपटीशन में या फिर क्लासमेट को किसी एक वर्क एक्टिविटी में असेस करते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने
क्वेश्चन है कि एक टीचर बच्चे को यहाँ पे सेव वाटर पे एक टॉपिक दे रही है और उस पे कुछ आइडियाज को सोचने को बोल रही हैं और उसके बाद बोल रही हैं कि जो आइडियाज आपको मिल रहे हैं उसे एक आर्टिकल के फॉर्म में आपको लिखना है सेव वाटर पे। तो टीचर यहाँ पे किस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं? पहला ऑप्शन है ड्रिल, अगला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगला है असेसमेंट या फिर चेकलिस्ट। तो देखिए टीचर यहाँ पे लर्नर को क्या बोल रही हैं कि पहले यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया गया सेव वाटर पे और टीचर बोल रही है पहले आप सोचिए इसके बारे में, कुछ आइडियाज आप अपने माइंड में लाइए और उसके बाद जो आइडियाज आपके माइंड में आता है उससे लेके कुछ आर्टिकल आपको लिखना है सेव वाटर पे। तो टीचर यहाँ पे बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, बच्चे को यहाँ पे सोचने पे एक तरीके से मजबूर कर रही है इस आइडिया पे और उसके बाद बच्चा इस पे एक आर्टिकल लिखेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटेड इन कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विद साउंड इज द मेथड ऑफ। देखिए यहाँ पे साउंड की बात की गई है और साउंड हम फोनीम्स में करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन। बाकी मॉर्फोटिक, डायरेक्ट और होल लैंग्वेज जो है यहाँ पे इनकरेक्ट बैठेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। टीचर आर रेमेडिएटिव फॉर स्टूडेंट विद द लर्निंग लैंग्वेज डिफिकल्टीज बाय। टीचर यहाँ पे एक तरीके से बच्चे को रेमेडी किस तरीके से प्रोवाइड करेगी जब बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज आएंगी लैंग्वेज में? पहला ऑप्शन है कि टीचर यहाँ पे बच्चों की इंडिविजुअल प्रोग्रेस को फोकस करेगी ताकि वो बच्चों को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे सके। और अगला ऑप्शन है कि बच्चों को यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि वो समराइज और सिंप्लीफाइड फॉर्म में उस चीज़ को पढ़ सके। या फिर है इनिशियली कुछ इंस्ट्रक्शन देगी, उसके बाद बच्चों को वो कहेंगी कि आप इस चीज़ को रीड करें, लिखें ना। अगला है कि एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए कंडक्ट करेंगी ताकि वो बच्चों से मिल सके और बच्चों की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व कर सके। तो देखिए यहाँ पे रेमेडी की बात की जा रही है, यहाँ पे उपचार की बात की जा रही है। इसका बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पे बच्चे के इंडिविजुअल प्रोग्रेस को फोकस किया जाए और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दी जाए, क्योंकि बच्चों की हर किसी की इंडिविजुअल लर्निंग होती है और हर किसी का पैटर्न अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाउ कैन टीचर रिस्पॉन्ड टू और करेक्ट स्टूडेंट राइटिंग इन वे दैट आर इफेक्टिव? यानी कि टीचर को यहाँ पे बच्चों की राइटिंग को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि बच्चा जो ऐसे में जो वर्ड को इनकरेक्ट कर रहा है उसे यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है राइटिंग डिटेल कमेंट इन द मार्जिन। मार्जिन में यानी कि नीचे के साइड उन्हें एक डिटेल कमेंट लिखना चाहिए, इससे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगला है ऑफरिंग एनकरेजिंग एंड समराइजिंग रिमार्क, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहन करने वाले और समराइज करने वाले कुछ रिमार्क देने चाहिए। या फिर अगला ऑप्शन है लोकेटिंग पैटर्न ऑफ एरर एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। देखिए आपको थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट लगेगा, बट यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट बैठेगा कि बच्चा यहाँ पे किस तरीके के एरर कर रहा है उसको आप पैटर्न को समझिए और यहाँ पे उन्हें इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दीजिए ताकि वो फ्यूचर में उस एरर को दोबारा ना करे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। लीना यूजेस बिग राइटिंग बुक इन हर लैंग्वेज क्लासरूम टू। लीना जो एक टीचर है वो एक बड़ी राइटिंग बुक को अपनी लैंग्वेज क्लासरूम में लेके गई है और उसको इस्तेमाल कर रही है। तो इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट टू रीड एट होम, ताकि वो बच्चों को घर के लिए वो बुक दे सके ताकि वो बच्चे घर में उस बुक को पढ़ सके। अगला है एश्योर योर बुक कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी बुक के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। या फिर यूज दिस इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक फॉर रीडिंग टुगेदर, यानी कि इस बुक को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड यानी कि कुछ ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत सारे कलरफुल आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि बच्चे साथ में उन्हें पढ़ सकें। या फिर यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस, यानी कि अलग अलग एजेस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस बुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए ये जो बड़ी राइटिंग बुक है, रीडिंग बुक है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे साथ में पढ़ाया जा सके। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कलरफुल बुक के अंदर वो बच्चे उन्हें अट्रैक्ट करें और कहीं ना कहीं बच्चे उनसे इस चीज़ को सीख पाएं। यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है।
क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर हमें एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान है तो वह क्या है। पहला है कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि ये एक तरीके से इंटरफेरेंस पैदा करेगा किसी नई भाषा को सीखने में। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है बिकम अ बर्डन। देखिए बर्डन यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला है कंफ्यूज द लर्नर वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि किसी नई भाषा को सीखने में कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। लास्ट है इट इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी ताकि आप किसी नए भाषा को समझ पाएँ और साथ ही साथ टीच कर पाएँ। इस क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट। आपकी क्लास के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है बच्चों की वो फ्लेक्सिबल क्यों होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को यहाँ पे फ्रीडम दे दिया जाए कि बच्चा एक सीट से दूसरी सीट में जा सके। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है कि आप यहाँ पे ग्रुप बना सके ताकि आपकी क्लास में एक्टिविटीज आसानी से कंडक्ट हो सके। इस ऑप्शन को जरा होल्ड में रखते हैं। अगला है चिल्ड्रन डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप। यहाँ पे बच्चा ताकि एक परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप ना बना पाए, तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है द टीचर अश्योर इक्वालिटी प्रिवील इन दी क्लासरूम। टीचर को ये अश्योरिटी हो जाए कि यहाँ पे इक्वालिटी प्रिवील हो रही है। तो देखिए आपकी जो क्लासरूम है उसके अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल इसलिए होनी चाहिए ताकि बच्चे के लिए यहाँ पे एक तरीके से ग्रुप आसानी से बनाया जा सके और एक्टिविटी आसानी से कंडक्ट कराई जा सके क्लासरूम के अंदर। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यंग लर्नर इज प्रिमली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर। अगर हम किसी यंग लर्नर को इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं तो वो किस तरीके के कौशल को, किस तरीके के स्किल को इम्प्रूव करने में बच्चों को मदद करेगा। पहला ऑप्शन है रीडिंग स्किल, अगला है राइटिंग स्किल, अगला है स्पीकिंग स्किल और नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल। तो बच्चे को हम यहाँ पे सुना रहे हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे हम सुनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है वो यहाँ पे डेवलप होगी। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो एफए होता है इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है जब हम ओरल टेस्ट लेते हैं, या फिर टर्म एंड असेसमेंट। देखिए टर्म एंड असेसमेंट जो होता है वो ऐसे होता है, यानी कि समेटिव असेसमेंट। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो एंटीकॉर्डल रिकॉर्ड है और पोर्टफोलियो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है कि एक डाइवर्स क्लासरूम के अंदर हम लोग जब लैंग्वेज की लर्निंग कराते हैं या टीचिंग कराते हैं तो एक तरीके से डिफिकल्ट क्यों होता है। पहला ऑप्शन है कि वो बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं होते। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है कि यहाँ पे बच्चों में इनफ कॉम्पिटेंस नहीं होता और साथ ही साथ वो दो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। या फिर अगला है कि बच्चों में एबिलिटी ही नहीं होती कि वो इंग्लिश को लर्न कर सके। ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है दे आर स्लो लर्नर। देखिए ये जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात की गई है। यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट बैठेगा कि यहाँ पे बच्चों में थोड़ी कॉम्पिटेंस की कमी होती है और साथ ही साथ जो दो लैंग्वेज वो बच्चे सीख रहे होते हैं उनमें स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मैरी अ यंग टीचर बिलीव इन पर्सनलाइज लर्निंग बिकॉज सी थिंक। मैरी एक यंग टीचर है जो कि पर्सनलाइज लर्निंग पे बिलीव करती है क्योंकि उनका मानना है। पहला ऑप्शन है एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोजर टू लर्न, यानी कि हर किसी को लर्न करने के लिए एक्सपोजर मिलना चाहिए। या फिर every learner is unique and need to be given a chance to develop to the best of their ability। अगला है all learner must learn in their own, यानी कि हर किसी को अपने वो भाषा सीखनी चाहिए। या फिर children must enjoy their learning। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, मैरी जो है एक यंग टीचर है जो कि पर्सनलाइज लर्निंग पे बिलीव करती हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि हर लर्नर जो होता है वो यूनिक होता है और हर किसी को चांस मिलना चाहिए कि वो किसी लैंग्वेज को लर्न कर सके और अपनी एबिलिटी को बेस्ट तरीके से शो कर सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ग्रामर शुड टॉट बाय। ग्रामर यानी कि व्याकरण को हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आस्क द स्टूडेंट टू लर्न रूल, यानी कि बच्चे को हमें बोलना चाहिए कि वो रूल को लर्न करें। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। हम लोगों को यहाँ पे रिटन असेसमेंट देना चाहिए, रिटन असाइनमेंट देना चाहिए। तो देखिए रिटन असाइनमेंट से यहाँ पे ग्रामर को बच्चा नहीं सीखेगा। अगला है हम लोगों को
क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चे को देनी चाहिए। या फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को यहाँ पे बच्चे को अनेबल करना है कि वो एक रियल कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, कि हमें कॉन्टेक्सुअल बच्चे को लर्निंग देनी है, यानी कि बच्चा ग्रामर के फंक्शन को यहाँ पे सीख पाए। फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, असेसमेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हम कुछ प्रोसेस करते हैं और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिलता है। या फिर जजमेंटल, या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड। देखिए जजमेंटल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोसेस करें और प्रोडक्ट ना मिले, ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। और सिर्फ हमें प्रोडक्ट मिले, हम कोई प्रोसेस ना करें, ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो असेसमेंट होता है ये एक तरीके से हम प्रोसेस जब हम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट मिलता है। ये प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों से ओरिएंटेड होता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, क्लासरूम में एक प्रोजेक्ट दिया गया है टीचर के द्वारा, जिसके अंदर बच्चों में पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सके। इसके लिए एक एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, जिसके अंदर एक फ्रूट सलाद कंपटीशन रखा गया है, फ्रूट सलाद डे सेलिब्रेशन कंपटीशन, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ही सलाद यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं, बॉयज़ जो हैं स्पेशली, यहाँ पे फूड कुक करने के लिए मना कर रहे हैं। तो एज अ टीचर यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है कि उनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि हेडमास्टर को यहाँ पे कंप्लेन कर देना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सेटलमेंट कर देना चाहिए और बॉयज़ को मना कर देना चाहिए कि आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ना लें, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। देखिए तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, कि यहाँ पे टीचर को बच्चों की, यहाँ पे बॉयज़ की काउंसलिंग करनी चाहिए कि स्टीरियोटाइपिंग जो है एक बैड हैबिट है, ये एक हेल्दी पार्ट नहीं माना जाता, हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है द टीचर टू टीच बेटर, यानी कि टीचर अच्छी तरीके से टीच कर सके। या फिर इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की इमेज को अच्छा बनाया जा सके, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला है द लर्नर टू लर्न बेटर, यानी कि लर्नर जो है अच्छी तरीके से लर्न कर पाए। और लास्ट ऑप्शन है कि लर्नर जो है वो अच्छी तरीके से लर्न कर पाए और टीचर जो है वो अच्छी तरीके से टीच कर पाए। तो ये देखिए, ये जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्नर या फिर सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए नहीं होती, ये दोनों के लिए एक तरीके से फीडबैक का काम करती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं। इसको हम यहाँ पे लेक्सिकल वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मैच द फॉलोइंग फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे हमें तीन टर्म दे रखे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि आपने जो अधिगम किया है, जब हम उसका आकलन करते हैं तो उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। या फिर असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। अब देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है उसको असेस करना। इसे हम टर्म एंड असेसमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि ए का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, ये हम लर्निंग प्रोसेस के बीच में करते हैं, यानी कि बी का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। और ये जो लास्ट हमें दे रखा है असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी का यहाँ पे दूसरा ये जो दे रखा है ये करेक्ट आंसर होगा। इस हिसाब से अगर हम मैच करें तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट बैठेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के साथ मैं इंग्लिश पेडागोजी की 3 और प्रीवियस ईयर सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर देखना। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ शेयर की है। इसके अलावा सीटैट पेपर 2 साइंस की भी और इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ चैप्टर वाइज भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप वो पार्ट देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर।